हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग माधुरी। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर हम जो है वो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गुड इवनिंग रेनू। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करना है आज हमें। ठीक है, तो देखो कल की क्लास में हमने जो है वो फर्स्ट और सेकंड ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप समझी थी। ठीक है, हमने कल की क्लास में दो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप समझ ली थी। अभी हम देखो बात करेंगे जो हमने दो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप समझी थी, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड। ठीक है, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड दो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप हमने समझ ली थी। आज जो है वो बाकी की बची हुई दो ग्रिप हैं उनको समझेंगे हम। सबसे पहले हमने जो है वो लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड समझा। उसके बाद हमने रिजल्ट के बारे में समझा था क्लास में। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उसको एक बार वापस से हम समझ लेंगे लियोपोल्ड फर्स्ट का रिजल्ट क्या है और लियोपोल्ड सेकंड का रिजल्ट क्या है। ठीक है, गुड आफ्टरनून रोशनी। तो देखो पहले आप लोग भी साथ में आंसर करते रहे। सबसे पहले हम बात करें लियोपोल्ड फर्स्ट की। जो लियोपोल्ड फर्स्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून विद्या। लियोपोल्ड फर्स्ट का अदर नेम क्या होगा? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लियोपोल्ड फर्स्ट? तो इसका जवाब क्या है? गुड इवनिंग ऐश्वर्या। लियोपोल्ड फर्स्ट का अदर नेम होता है क्या? फंडल ग्रिप। इसको और किस नाम से जानते हैं हम? तो जवाब है इसको हम फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लियोपोल्ड सेकंड है, लियोपोल्ड सेकंड का अदर नेम क्या है? इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब है लियोपोल्ड सेकंड को हम अम्लाइकल ग्रिप बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? अम्लाइकल ग्रिप बोलते हैं। और अम्लाइकल ग्रिप के अलावा और क्या बोलते हैं इसको? तो अम्लाइकल ग्रिप के अलावा इसको लैटरल ग्रिप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे कि जो है एलपी फर्स्ट का नेम क्या है, एलपी सेकंड का नेम क्या है। ठीक है, अभी आप लोगों को ध्यान से क्या सुनना है कि कल की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप में चेक कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप चेक कर रहे हैं तो उस टाइम पे हाथों की डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, और हाथ के नंबर की बात कर रहे थे। तो कल दो पॉइंट समझे थे हमने। आज की क्लास के अंदर भी उन दोनों पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि जो टोटल कितनी ग्रिप है, साथ में आंसर करते रहे आप लोग। अगर बात करें टोटल कितनी ग्रिप होती है तो टोटल 4 ग्रिप होती है। ठीक है, टोटल कितनी ग्रिप होती है? 4 ग्रिप होती है। और वो जो 4 ग्रिप है, ठीक है, ये जो 4 ग्रिप होती है, इन 4 में से जो है 3 ग्रिप के अंदर कितने हाथ का यूज करते हैं हम? 2 हाथों का यूज करते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? जो 4 ग्रिप है, 4 में से जब हम 3 ग्रिप परफॉर्म करते हैं तो 3 ग्रिप के अंदर हम 2 हाथों का यूज करेंगे और सिंगल ग्रिप के अंदर है ना, एक ग्रिप के अंदर जो है हम सिंगल हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी किसकी? हाथों की डायरेक्शन की। ठीक है, तो हाथों की डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये भी पॉइंट सुनना आपको। जब हम ग्रिप समझे तो उसके साथ आपको क्लियर करना है कि कौन से ग्रिप के अंदर दोनों हाथों का यूज हो रहा है और कौन से ग्रिप में सिंगल हैंड का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमने बात की थी कि जब क्या करते हैं जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जब हम ग्रिप चेक कर रहे हैं तो ग्रिप चेक करते टाइम जो 4 ग्रिप हैं, 4 ग्रिप में से 3 ग्रिप ऐसी होंगी जिनको करते टाइम जो है वो डायरेक्शन की तरफ होगी, पेशेंट के फेस की तरफ होगी। यानी जब 4 ग्रिप कर रहे हैं, चारों ग्रिप में से जब हम 3 ग्रिप परफॉर्म करेंगे तो 3 ग्रिप परफॉर्म करते टाइम जो डॉक्टर जो होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसका फेस की तरफ होगा, पेशेंट के फेस की तरफ होगा। तब 3 ग्रिप के अंदर जो फेस है डॉक्टर का वो पेशेंट के फेस की तरफ होगा और एक ग्रिप के अंदर डॉक्टर का जो फेस है उसकी तरफ होगा, पेशेंट के फीट की तरफ होगा। आएगा समझ में सभी को? यस और नो? जवाब दें यस और नो। दोनों बातें समझ में आई? दोनों बातें क्लियर हुई आप लोगों को? आंसर करें। दोनों बातें क्लियर हैं आप सभी को? ओके देन उसके बाद देखो हमने जो है हमने लियोपोल्ड फर्स्ट समझी थी और लियोपोल्ड सेकंड समझी थी। ठीक है, लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर जो मैं आपसे पूछती जाऊं आपको साथ में जवाब देते रहना है, रैपिडली बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने बात की थी लियोपोल्ड फर्स्ट की। तो अभी लियोपोल्ड फर्स्ट जब हम करते हैं आप लोगों को जवाब देना है कि जब हम लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करते टाइम जो हाथ होंगे है ना, जो हाथ होंगे वो कहां पे होंगे? एग्जामिनर के। ठीक है, लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करते टाइम एग्जामिनर के जो हाथ होंगे वो कहां पे होंगे? यूट्रस के ऊपर होंगे, यूट्रस के साइड में होंगे या यूट्रस के नीचे होंगे? जवाब दें। जब हम लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो लियोपोल्ड फर्स्ट परफॉर्म करते टाइम जो एग्जामिनर के हाथ हैं वो कहां होंगे? यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट में होंगे, यूट्रस के साइड में होंगे या फिर यूट्रस के नीचे होंगे? तो सही जवाब क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने। कहां होंगे? जो है ऊपर वाले पार्ट पे होंगे, यानी फंडस पे होंगे। ऊपर कौन है? फंडस। यानी जो एग्जामिनर है वो उसके हाथ कहां पे होंगे? यूट्रस के फंडस पे होंगे। यानी जो लियोपोल्ड फर्स्ट है, लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है? एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि फंडस के अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, फंडस के अंदर क्या प्रेजेंट है ये चेक करना चाहता है कौन? एग्जामिनर। किसके अंदर? लियोपोल्ड फर्स्ट के अंदर। उसके बाद इसके अलावा अगर बात करें लियोपोल्ड सेकंड की, तो जो लियोपोल्ड सेकंड है, लियोपोल्ड सेकंड के अंदर आप लोग बताएं जो एग्जामिनर के हाथ हैं वो कहां पे होंगे? यूट्रस के ऊपर वाले पार्ट पे होंगे, यूट्रस के साइड में होंगे या यूट्रस के नीचे होंगे? जवाब दें। एग्जामिनर के हाथ कहां होंगे जब एग्जामिनर लियोपोल्ड सेकंड एग्जामिन कर रहा है? साइड में होंगे। बिल्कुल सही जवाब है कि जब एग्जामिनर लियोपोल्ड सेकंड, हम सीधा ये भी बोल सकते हैं जब सेकंड ग्रिप चेक कर रहा है तो हाथ होंगे एग्जामिनर के यूट्रस के साइड में होंगे। और साइड का मतलब जो अम्लाइकस है, जो नाभि है, नाभि के चारों तरफ क्या होंगे? हाथ होंगे एग्जामिनर। ठीक है, यानी इसके अंदर साइड में चेक करना चाह रहा है ना, एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है कि यूट्रस के साइड में बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल है। आई बात समझ में? उसके बाद हमने बात की थी इनके पर्पस की। जो पहली ग्रिप है और जो दूसरी ग्रिप है, इन दोनों का एक कॉमन पर्पस होता है ना। पर्पस मतलब जो हम पहली ग्रिप चेक कर रहे हैं और दूसरी ग्रिप चेक कर रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है ना। हर कोई भी हम काम करते हैं उसके पीछे पर्पस होता है। ठीक है, हर काम के पीछे पर्पस रिस्पांसिबल होता है। तो ये जो ग्रिप चेक कर रहे हैं ऐसे ही तो नहीं है टाइम पास के लिए चेक करेंगे। ठीक है, कोई पर्पस है हमारे, इसीलिए चेक करेंगे। तो हमने बात की थी कि ये जो दोनों ग्रिप है इन दोनों ग्रिप का एक कॉमन पर्पस होता है और वो कॉमन पर्पस क्या है आप लोग बताएं, जवाब दें। इन दोनों का कॉमन पर्पस क्या होगा? वेरी गुड ऐश्वर्या। कॉमन पर्पस क्या है? लाई और प्रेजेंटेशन का पता करना। ठीक है, जो पहली ग्रिप और दूसरी ग्रिप है, जो फर्स्ट ग्रिप एंड सेकंड ग्रिप है, इनकी हेल्प से हमें किसका पता लग जाएगा? बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन का पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें बच्चे की लाई और प्रेजेंटेशन पता करनी है तो हम क्या चेक करके आ जाएंगे? पहली और सेकंड ग्रिप चेक करके आ जाएंगे। और ये जो ग्रिप हम चेक करते हैं वो कौन से हफ्ते में करते हैं? प्रेगनेंसी के कौन से टाइम पे करेंगे? तो इसका जवाब होगा 8 वीक से। ठीक है, प्रेगनेंसी के 28 हफ्ते के ऊपर जो है हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप चेक करेंगे। उससे पहले क्यों नहीं चेक करते? उससे पहले इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले अगर हम चेक करेंगे तो बच्चे के पार्ट ही हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। यानी अगर हमें क्या करना है? बच्चे के पार्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। पार्ट्स आइडेंटिफाई करने का मतलब अगर हमें पता करना है कि ये बच्चे का सर है, ये बच्चे के पैर हैं, ये बच्चे की बैक है या बच्चे के हाथ पैर हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 28 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। 28 हफ्ते पे जाके ही बच्चे के जो पार्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो पाते हैं। उससे पहले 28
आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। अब इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन से वीक पे जाके हम बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का 28 वीक। ठीक है, 28 वीक के ऊपर जो है हम बच्चे के पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम बच्चे के पार्ट्स को पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, कौन से हफ्ते पे, कौन से प्रेगनेंसी के कौन से टाइम पे जाके हम बच्चे के पार्ट्स को पाल्पेट कर पाएंगे, तो इसके लिए जवाब क्या होगा, इसके लिए जवाब होगा 20 हफ्ते के ऊपर। ठीक है, 20 वीक के ऊपर हम जो है बच्चे के पार्ट्स को पाल्पेट कर सकते हैं। ये सुनो, समझ में आया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइडेंटिफिकेशन के लिए तो जवाब देना है 28 वीक। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे के पार्ट पाल्पेट कब हो जाएंगे तो 20 वीक पे। ये सुनो, ठीक है, तो जो एलपी फर्स्ट और एलपी सेकंड है इससे हमें किसका पता लगेगा, बच्चे की प्रेजेंटेशन का, बच्चे की लाइक का पता लगेगा। ठीक है, तो हमने ये समझ तो लिया था, बट रिजल्ट में थोड़ा कंफ्यूजन था कुछ बच्चों को, वापस से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एलपी फर्स्ट और एलपी सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करें एलपी फर्स्ट की। जब एलपी फर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, जब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एलपी फर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, तो ये एलपी फर्स्ट परफॉर्म करने का मतलब है कि एग्जामिनर ने अपने हाथ जो है वो कहां रख दिए हैं, मदर का जो यूट्रस है, यूट्रस के फंडस के ऊपर एग्जामिनर ने अपने हाथ रखे हुए हैं। ठीक है, फंडस के ऊपर एग्जामिनर के हाथ प्रेजेंट है। अब एग्जामिनर का फंडस के ऊपर हाथ रखने से क्या मतलब है? ठीक है, एग्जामिनर ने फंडस के ऊपर क्यों हाथ रखे हैं, तो उसका मतलब है कि एग्जामिनर जो है वो चेक करना चाहता है कि फंडस के अंदर बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है, फंडस पे हाथ रख के कि फंडस के अंदर बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या होगा जब फंडस पे हाथ रखेगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर फंडस के ऊपर हाथ रखता है तो दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सुनना, अगर एग्जामिनर फंडस पे हाथ रखता है, फंडस पे हाथ रखने पे दो चीजें हो सकती हैं। कौन सी दो चीजें? या तो जो है, या तो फंडस के अंदर कोई पार्ट अवेलेबल होगा, पहली कंडीशन। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो फंडस के अंदर कोई पार्ट अवेलेबल होगा, और दूसरी कंडीशन या तो फंडस के अंदर कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, फंडस के अंदर कोई पार्ट है या नहीं है, इससे हमें बच्चे की इससे हमें बच्चे की लाइफ का पता लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या देखी हमने, ये हमने बना लिया यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के अंदर हम ये जो है, जो हम ग्रिप कर रहे हैं, इन ग्रिप की हेल्प से हम दो लाइन का पता कर सकते हैं, है ना? कौन सी दो लाइन है? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन। इन दोनों लाइन का पता कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से, जो ग्रिप है हमारी इसकी हेल्प से। ठीक है, कैसे देखना, अगर जो है जैसे ये बच्चा बना दिया मैंने इस तरीके से, ये बच्चा है, ये बच्चे के बटक्स नहीं, बच्चे का सर है, एक बच्चा बना दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो ये बच्चा बना दिया। अब जो बच्चा है वो जब एग्जामिनर क्या कर रहा है, जब फंडस को चेक कर रहा है, फंडस को चेक कर रहा है, एग्जामिनर को दो कंडीशन मिल सकती है, या तो क्या हो सकता है फंडस के अंदर बच्चे का कोई पार्ट अवेलेबल है, या फिर फंडस के अंदर बच्चे का कोई भी पार्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इससे एग्जामिनर को क्या पता लगेगा, अगर बच्चे के फंडस अगर यूट्रस के फंडस में बच्चे का कोई भी पार्ट अवेलेबल होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कौन सी लाइन होगी बच्चे की, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होगी। आई बात समझ में इतनी? अगर फंडस को एग्जामिन करने पे फंडस के अंदर कोई भी बच्चे का पार्ट अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे की लाइन कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। ठीक है, कैसी लाइन है? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। वहीं दूसरी तरफ जहां पे दूसरी तरफ हाथ रखा और हाथ रखने पे जब कोई भी पार्ट बच्चे का अवेलेबल नहीं है, है ना, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन के अंदर हाथ अगर फंडस पे हाथ रखने पे फंडस के अंदर बच्चे का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो एग्जामिनर को क्या पता लगेगा कि कौन सी लाइन हो सकती है, ट्रांसवर्स लाइन हो सकती है। आई बात समझ में? यानी कि जब एग्जामिनर पहली ग्रिप चेक कर रहा है, तो पहली ग्रिप चेक करते टाइम फंडस पे हाथ रखते ही एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि बच्चे की लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है। ठीक है, आई बात समझ में? लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है। तो हम ये देख लेते हैं पहले में, या तो क्या हो सकती है बच्चे की लाइन लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर कोई भी चीज नहीं आ रही हो, समझ में कंफ्यूजन हो, उसी टाइम पूछ लेना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है और ट्रांसवर्स हो सकती है। देखो, अब क्या एग्जामिनर को फंडस पे हाथ रखते ही ये तो पता लग गया कि बच्चे की लाइन कौन सी है। ठीक है, लेकिन लाइन का तो पता लग गया, या तो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होगी बच्चे की, या फिर ट्रांसवर्स लाइन होगी। लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ लाइन ही नहीं बताएगी, ये जो ग्रिप है सिर्फ लाइन को नहीं बताएगी, लाइन के अलावा और किसको बताएगी, प्रेजेंटेशन को भी बताएगी। और किसको बताएगी? प्रेजेंटेशन को भी। तो प्रेजेंटेशन का कैसे पता लगेगा? देखो, हमें पता लग गया कि बच्चे की लाइन लॉन्गिट्यूडिनल है। ठीक है, पता लग गया बच्चे की लाइन लॉन्गिट्यूडिनल है। अब हमें क्या पता करना है कि बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या है, लाइन के अलावा बच्चे की क्या प्रेजेंटेशन है, तो वो कैसे पता लगेगा, सुनना भी। ठीक है, एग्जामिनर को पहले जब एग्जामिनर ने फंडस पे हाथ रखा तो बच्चे का पार्ट अवेलेबल था फंडस के अंदर, इसका मतलब लाइन है कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन का पता लग गया। अब क्या पता करना है एग्जामिनर को, प्रेजेंटेशन का पता करना है। प्रेजेंटेशन कैसे पता लगेगी, सुनना ध्यान से सभी। अगर एग्जामिनर को टच करने पे, अगर एग्जामिनर को फंडस पे टच करने पे अगर कोई हार्ड ग्लोबुलर, ग्लोबुलर का मतलब होता है राउंड, ग्लोबुलर का मतलब क्या होता है, राउंड। अगर फंडस पे हाथ रखने पे एग्जामिनर को कोई हार्ड ग्लोबुलर, ठीक है, और रेगुलर, रेगुलर मतलब कंटीन्यूअसली, कोई ब्रेकेज नहीं है, बिल्कुल कंटीन्यूअसली। ठीक है, क्या एग्जामिनर को अगर फंडस पे हाथ रखने पे कोई हार्ड, ठीक है, रेगुलर और जो है राउंड पार्ट फील हो रहा है, इसका मतलब फंडस के अंदर बच्चे का क्या अवेलेबल है। गुड आफ्टरनून सुनीता, इसका मतलब बच्चे का क्या अवेलेबल है फंडस के अंदर, जवाब दें, आंसर करें। अगर एग्जामिनर को फंडस के अंदर हार्ड, ग्लोबुलर और रेगुलर पार्ट फील होता है, इसका मतलब फंडस के अंदर बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल है, इसका मतलब फंडस के अंदर बच्चे का सर है, बच्चे का हेड है। आई बात समझ में? दूसरी तरफ ये ना फील होके अगर एग्जामिनर को कोई सॉफ्ट और इररेगुलर पार्ट फील होता है, ठीक है, दूसरी तरफ अगर एग्जामिनर को ये ना फील होके कोई फंडस के अंदर सॉफ्ट और इररेगुलर पार्ट फील होता है, इसका मतलब फंडस के अंदर बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल है, जवाब दें। फंडस के अंदर बिल्कुल सही जवाब है, फंडस के अंदर बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल होगा, तो इसका जवाब है बटक्स। ठीक है, बच्चे का क्या अवेलेबल होगा, बटक्स अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन अपना दिमाग का यूज करें और मेरे को फटाफट जवाब दें आप लोग। अगर फंडस के अंदर बच्चे का सर है, ठीक है, अगर फंडस के अंदर बच्चे का सर है तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी, अगर फंडस के अंदर बच्चे का सर अवेलेबल है तो प्रेजेंटेशन बताएं फटाफट, कौन सी प्रेजेंटेशन होगी। देखो, अब मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत होना। एक होता है इनमें से दो ही प्रेजेंटेशन हो सकती है बच्चे की, या तो सिफेलिक हो सकती है या फिर ब्रीच हो सकती है। ठीक है, अभी पहले ये बताओ आप सिफेलिक प्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे, आप ये बताएं सिफेलिक प्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे। सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब है अगर बच्चे का सर, ठीक है, अगर बच्चे का सर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बच्चे का सर है, इसका मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर बच्चे के बटक्स हैं तो कौन सी प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, काफी हिंट दे दिया, अभी आप लोग जवाब दें। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर फंडस के अंदर बच्चे का सर अवेलेबल है तो बच्चे की प्रेजेंटेशन बताएं। अगर फंडस के अंदर बच्चे का सर अवेलेबल है तो बच्चे की प्रेजेंटेशन बताएं फटाफट, बच्चे की प्रेजेंटेशन क्या होगी। अच्छा, सिर्फ फंडस कहां पे होता है, आपको यूट्रस का डायग्राम पढ़ा है आपने कभी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में यूट्रस का डायग्राम पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। ये क्या है, फंडस, बताने के बाद भी नहीं बता पा रहा, फंडस है, ये कौन है, बॉडी, इसके बाद स्टमक और लास्ट में कौन होता है, सर्विक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड व्हाट इज लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर पार्ट को हम बोलते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यस और नो। तो मैंने आपको क्वेश्चन अभी क्या बोला था आप लोगों को, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बच्चे का सर है मतलब कौन सी प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, और अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में बच्चे के बटक्स अवेलेबल है तो कौन सी प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अभी जवाब दे फटाफट। अगर फंडस में एग्जामिनर को
अगर एग्जामिनर को फंडस के अंदर बच्चे का सर फील हो रहा है, इसका मतलब कौन सी प्रेजेंटेशन है? हाँ वेरी गुड, अभी समझ गए कैसे बीच प्रेजेंटेशन अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर दूसरी तरफ अगर जो है फंडस के अंदर बच्चे का बटक्स अवेलेबल है, ठीक है, अगर फंडस के अंदर बच्चे के बटक्स अवेलेबल है तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी? अगर फंडस के अंदर बच्चे के बटक्स अवेलेबल है कौन सी प्रेजेंटेशन होगी? प्रेजेंटेशन का नाम बताएं। ओके सुनील अभी भी बीच बता रहे हैं, दो बार एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। कौन सी प्रेजेंटेशन होने वाली है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर जो है ट्रांसवर्स लाई है तो ट्रांसवर्स लाई से तो क्या होगा? ट्रांसवर्स लाई अगर होगी तो फंडस क्या होगा? बिल्कुल एम्प्टी होगा। फंडस क्या रहेगा? बिल्कुल एम्प्टी रहेगा। आई बात समझ में? ये सुनो, तो लियोपोल्ड फर्स्ट का जो रिजल्ट समझ में आ गया आपको, उसके बाद हम बात करेंगे लियोपोल्ड सेकंड, ठीक है। और जो लियोपोल्ड सेकंड है उसका दूसरा नाम क्या है? अम्लाइकल ग्रिप। दूसरा नाम क्या होता है इसका? अम्लाइकल ग्रिप। और अम्लाइकल ग्रिप के अलावा और क्या नाम है इसका? तो वो होगा लैटरल ग्रिप। अम्लाइकल ग्रिप के अलावा और क्या नाम होता है इसका? तो दूसरा नाम है इसका लैटरल ग्रिप, ठीक है। अब एलपी सेकंड के अंदर आपको फटाफट आंसर करते रहना है। जो एलपी सेकंड है ना, जो लियोपोल्ड सेकंड है, इसके अंदर एग्जामिनर के हाथ कहां होंगे? जवाब दें। इसके अंदर एग्जामिनर के हाथ कहां होंगे? सेकंड ग्रिप चेक करते टाइम एग्जामिनर के हाथ बताएं कहां होंगे? सेकंड ग्रिप चेक करते टाइम एग्जामिनर के हाथ होंगे, बिल्कुल सही है, यूट्रस के साइड में। कहां होंगे? यूट्रस के साइड में होंगे, ठीक है। और एग्जामिनर पेशेंट की कौन सी तरफ खड़ा रहता है? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? जवाब दें। एग्जामिनर पेशेंट के कौन सी साइड में खड़ा रहेगा? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? आंसर करें फटाफट। एग्जामिनर कौन सी साइड में खड़ा रहेगा पेशेंट के? वेरी गुड, राइट साइड में खड़ा होगा, ठीक है। तो जो साइड में चेक करना है वो कौन सी साइड का माना जाएगा? राइट साइड का चेक करेगा। जो एग्जामिनर चेक करेगा कि राइट साइड में बच्चे की बैक है या बच्चे के हाथ पैर है, वो कौन सी साइड का माना जाएगा? राइट साइड का माना जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा? जब क्या कर रहा है? जब एग्जामिनर साइड से चेक कर रहा है यूट्रस को, ठीक है। जब एग्जामिनर साइड से यूट्रस को चेक कर रहा है तो देखो इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इसके अंदर भी बच्चे की दो ही लाई हो सकती है, या तो बच्चे की लॉन्गिट्यूडिनल लाई हो सकती है या फिर बच्चे की ट्रांसवर्स लाई हो सकती है, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल लाई होगी, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है तो सुनना भी, अगर जो है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई के अंदर क्या होगा? अगर जो है एग्जामिनर को कोई हार्ड, वाइड और कंटीन्यूअस पार्ट फील हो रहा है, सुनना अभी एग्जामिनर ने पेशेंट के साइड में यूट्रस के साइड में हाथ रखा हुआ है और राइट साइड के अंदर, सुनना, राइट साइड के अंदर अगर कोई हार्ड, कंटीन्यूअस, रेगुलर, कंटीन्यूअस और वाइड यानी चौड़ा कोई वाइड पार्ट फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बच्चे की कौन सा पार्ट है बच्चे का? उसका मतलब है बच्चे की बैक है ना। इसका मतलब क्या है? बच्चे का कौन सा पार्ट अवेलेबल है? बच्चे की बैक अवेलेबल है, ठीक है। एग्जामिनर का हाथ जो है यूट्रस के राइट साइड में है और राइट साइड के अंदर अगर एग्जामिनर को कोई बहुत बड़ा सा वाइड, हार्ड और कंटीन्यूअस पार्ट फील हो रहा है, इसका मतलब बच्चे की क्या अवेलेबल है? बच्चे की बैक अवेलेबल है। बच्चे की क्या अवेलेबल है? बैक अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी तरफ ये ना फील हो कि अगर एग्जामिनर को बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर को बहुत सारे पार्ट देखने को मिल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? बच्चे की एक्सट्रीमिटीज। अगर बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं एग्जामिनर को, अगर एग्जामिनर को बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बच्चे की एक्सट्रीमिटीज है। क्या होंगी? बच्चे की एक्सट्रीमिटीज होंगी। आई बात समझ में? तो राइट साइड में बच्चे की बैक है या बच्चे के हाथ पैर है, उसका पता लग जाएगा कौन सी ग्रिप से? लियोपोल्ड सेकंड से पता लग जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? लॉन्गिट्यूडिनल लाई होने पे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल हाथ लगाते ही पता लग जाएगा कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई होने पे बच्चे की राइट साइड में बच्चे की बैक है या बच्चे के हाथ पैर है ना। बहुत सारे पार्ट टू फील होंगे क्योंकि बच्चा जो है कैसे रहता है? मां के यूट्रस में फ्लेक्स पोजीशन में रहता है। फ्लेक्स पोजीशन का मतलब है बच्चा अपने हाथ पैर को क्या करता है? इस तरीके से सिकुड़ के रहता है, ठीक है। इसलिए अगर जो है बहुत सारे पार्ट फील हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे के एक्सट्रीमिटीज अवेलेबल है उस पार्ट में। और लास्ट जो है इसके दूसरी बात करें, अगर लॉन्गिट्यूडिनल लाई ना हो कि बच्चे की कौन सी लाई है? ट्रांसवर्स लाई है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल लाई ना हो कि अगर बच्चे की ट्रांसवर्स लाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे के अगर ट्रांसवर्स लाई होगी, देखना समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर बच्चे की ट्रांसवर्स लाई है, सुनना, अगर बच्चे की ट्रांसवर्स लाई है, ये ट्रांसवर्स लाई है, तो ये अगर बच्चे की ट्रांसवर्स लाई है मतलब बच्चा इस तरीके से रहेगा यूट्रस में, ठीक है। अगर बच्चा ट्रांसवर्स लाई के अंदर रहेगा तो अपन कहां से चेक कर रहे हैं? सेकंड ग्रिप के अंदर कहां से चेक किया जा रहा है? इधर साइड से ही चेक किया जा रहा है। और जब साइड से चेक कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स लाई होने पे या तो बच्चे का सर मिलेगा राइट साइड में या फिर बच्चे की बटक्स मिलेगी। आई बात समझ में? ट्रांसवर्स लाई के अंदर जो है राइट साइड में या तो बच्चे का सर मिलेगा या फिर बच्चे के बटक्स मिलेगी। आगे बात समझ में? ट्रांसवर्स लाई के अंदर या तो बच्चे का हेड मिल सकता है या फिर बच्चे के बटक्स मिल सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर कैसा पार्ट फील हो तो उसको हम एज्यूम करेंगे कि बच्चे का हेड है, ठीक है। अगर हमें कोई राउंड, हार्ड और रेगुलर पार्ट फील हो रहा है, इसका मतलब बच्चे का सर है। अगर कोई सॉफ्ट और इरेगुलर पार्ट फील हो रहा है यानी बच्चे के बटक्स है। तो समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? पहली ग्रिप और सेकंड ग्रिप का रिजल्ट सभी को? यस और नो? अच्छा, आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं लिखना, कल की क्लास में लिया था आप लोगों ने, लिखा था कल की क्लास में। तो आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है क्या कि जो हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रिप पढ़ी है, इन दोनों ग्रिप में से, ये जो दोनों ग्रिप हैं, इन दोनों ग्रिप में जो हाथ हैं, हाथों के नंबर कितने होंगे बताएं? इन दोनों ग्रिप के अंदर हाथों के नंबर कितने होंगे? जवाब दें। इन दोनों ग्रिप के अंदर हाथों के नंबर कितने होंगे? आंसर दें सभी। इन दोनों ग्रिप्स के अंदर हाथों के नंबर कितने होंगे? दो होंगे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये बताएं जो दोनों हाथ हैं उनकी डायरेक्शन की तरफ, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? जो दोनों ग्रिप हमने परफॉर्म करी उनकी डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है? बिल्कुल सही है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो हमने जो है दोनों ग्रिप को लिख लिया था आप लोगों ने कल की क्लास में लिया था आप लोगों ने, ये सुनो, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ग्रिप। तो देखो, एक जो नेक्स्ट ग्रिप है हमारी वो है लियोपोल्ड 3 और एक है लियोपोल्ड 4। ये दो ग्रिप है हमारी, लियोपोल्ड थर्ड और लियोपोल्ड फोर्थ, ठीक है। लियोपोल्ड थर्ड और फोर्थ की बात करें तो जो लियोपोल्ड थर्ड जो होती है ना, लियोपोल्ड थर्ड जो होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। और इसको हम बोलेंगे सेकंड पेल्विक ग्रिप। जो लियोपोल्ड थर्ड है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप और जो लियोपोल्ड फोर्थ है उसको हम बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो दोनों ग्रिप हैं इनके एक और नाम होते हैं। इनके एक और नाम क्या है कि जो थर्ड ग्रिप है, जो एलपी थर्ड है, इसका एक और नाम है और वो नाम होता है इसका पॉवलिक ग्रिप। क्या बोलेंगे इसको? एक और नाम से, किस नाम से जानेंगे? पॉवलिक ग्रिप के नाम से जानेंगे। और जो हमारी फोर्थ नंबर की ग्रिप है इसका भी एक और नाम होता है और वो नाम है इसका पेल्विक ग्रिप, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिप।
ठीक है, इनके नाम देख लिए हमने कि थर्ड ग्रिप है उसको हम फर्स्ट पैलिक ग्रिप बोलते हैं और जो फोर्थ ग्रिप है उसको हम सेकंड पैलिक ग्रिप बोलते हैं। देखो एक टर्म होती है एंगेजमेंट, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी मैंने समझाया था एंगेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो दो सामने ग्रिप दिख रही है इन दोनों में से कोई एक ग्रिप होती है जो एंगेजमेंट का पता करके बताती है। ठीक है, ये जो दोनों ग्रिप है इन दोनों में से कोई एक ग्रिप होगी जो हमें एंगेजमेंट का बताएगी। ठीक है, तो अगर आपको पता है बताएं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है इन दोनों में से कौन सी वो ग्रिप है जो एंगेजमेंट का बताएगी। ठीक है, इन दोनों में से वो कौन सी ग्रिप है जो हमें एंगेजमेंट का पता कराएगी कि बच्चे की एंगेजमेंट होती है, हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है, उसका पता कौन करवाएगी हमें, पहली थर्ड ग्रिप करवाएगी या फोर्थ ग्रिप करवाएगी? जवाब दें। नहीं पता आपको, कोई बात नहीं, अभी आगे पता लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आगे पता लग जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ग्रिप है जो हमें एंगेजमेंट का बताएगी कि बच्चे की एंगेजमेंट नहीं हुई है या नहीं हुई है, उसका पता करवाएगी। ठीक है, अभी बात सुनना। देखो जब हमने पहली और दूसरी ग्रिप पढ़ी थी उन दोनों ग्रिप के अंदर हमने देखा था कि जो हाथ के एग्जामिनर थे वो कहां थे, यूट्रस के ऊपर थे। लेकिन इन दोनों ग्रिप के अंदर, ये जो दोनों ग्रिप हैं, इन दोनों ग्रिप के अंदर जो एग्जामिनर के हाथ होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। ठीक है, एग्जामिनर के हाथ ऊपर ना होके कहां होंगे, नीचे होंगे। यानी इन दोनों ग्रिप के अंदर एग्जामिनर के हाथ किधर होंगे, नीचे होंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आगे हम बात करें, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिसेंट और एक होता है एंगेजमेंट। ठीक है, दो वर्ड होंगे, एक होगा डिसेंट होगा और एक वर्ड होगा एंगेजमेंट। अब इनका मतलब तो समझेंगे ही, उससे पहले हम ये पता करेंगे इन दोनों में से ये जो है, इन दोनों में से कौन सी ग्रिप है जो हमें डिसेंट का बताएगी और इन दोनों में से वो कौन सी ग्रिप है जो हमें एंगेजमेंट का बताएगी। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं हम इन दोनों में से वो कौन सी ग्रिप है जो बताएगी कि बच्चे की डिसेंट हो रहा है और कौन सी ग्रिप है जो हमें ये बताएगी कि बच्चे का एंगेजमेंट हो गया है। तो देखो जो हमारी तीसरे नंबर की ग्रिप है एलपी थर्ड, तीसरे नंबर की जो ग्रिप होगी वो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसकी, डिसेंट की। किसकी इंफॉर्मेशन देगी हमें, ये हमें डिसेंट की इंफॉर्मेशन देगी। आई बात समझ में? जो तीसरे नंबर की ग्रिप है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है, डिसेंट की इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एलपी फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है एलपी फोर्थ, जो चौथी नंबर की जो ग्रिप है वो किसकी इंफॉर्मेशन देगी, तो जो चौथी नंबर की ग्रिप है वो हमें देती है इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट की। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स के बारे में समझेंगे, दोनों वर्ड्स हैं क्या पहले। तो देखो डिसेंट का मतलब होता है जो है, डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ आगे बढ़ना, है ना, नीचे की तरफ मूवमेंट होना, है ना, नीचे की तरफ मूवमेंट होना क्या कहलाएगा, डिसेंट कहलाएगा। और एंगेजमेंट का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, एंगेजमेंट का मतलब क्या होगा, रुक जाना। तो देखो ये दोनों टर्म जो है वो हम समझेंगे कैसे कि देखो पहले क्या होता है, इस तरीके से ये है यूट्रस, बच्चा 9 महीने तक कहां रहेगा, 9 महीने तक बच्चा कहां रहता है, मदर के यूट्रस में रहता है। ठीक है, प्रेगनेंसी कितने महीने की होगी, 9 महीने की होगी और 9 महीने तक बच्चा किसके अंदर रहेगा, किसके अंदर सर्वाइव करेगा, तो जवाब है यूट्रस के अंदर। ठीक है, लेकिन जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और बच्चे की डिलीवरी का टाइम आएगा तो बच्चे को यूट्रस से निकल के किसके अंदर आना पड़ेगा, पेल्विस के अंदर आना पड़ेगा। तो हमने यूट्रस बना लिया, यूट्रस के बाद हम बात करें नीचे, तो नीचे कौन होगा, पेल्विस होगा। और पेल्विस के अंदर हमने पढ़ा था कि पेल्विस की जो है वो कितने पार्ट है, पेल्विस के 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट इनलेट, उसके बाद कौन होती है कैविटी और तीसरे नंबर पे होता है कौन, आउटलेट। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो होगी इनलेट, सबसे पहले कौन होगी, इनलेट होगी। सबसे पहले कौन है, इनलेट। इनलेट के बाद कौन होगा, कैविटी, और कैविटी के बाद कौन होगा, आउटलेट। तो जब हम पेल्विस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि आउटलेट सिंगल नहीं होता, दो आउटलेट होते हैं हमारे पास। और उन दो आउटलेट के नाम क्या थे आप लोग भी बताएं, उन दोनों आउटलेट के नाम क्या थे। जो सबसे पहले वाला आउटलेट था उसको हमने क्या बोला था, ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट, और जो सबसे लास्ट में जो आउटलेट था उसका नाम क्या था, एनाटॉमिकल आउटलेट। ठीक है, आई बात समझ में, एनाटॉमिकल आउटलेट। अब देखो हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि डिसेंट क्या है और एंगेजमेंट क्या है। इन दोनों वर्ड को पहले समझेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम कि जो हमारी तीसरे नंबर की और फोर्थ नंबर की जो ग्रिप है वो किस तरीके से डिसेंट और एंगेजमेंट की इंफॉर्मेशन देंगी। तो देखो अभी हमने बात करी कि बच्चा जो है वो 9 महीने तक मदर के यूट्रस में रहता है, यूट्रस के अंदर सर्वाइव करता है। लेकिन जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो बच्चे को जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा, बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी। यानी जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो बच्चे को यूट्रस से निकल के नीचे की तरफ आना पड़ेगा। किसके अंदर आएगा, पहले आएगा इनलेट के अंदर, उसके बाद आएगा कैविटी के अंदर और कैविटी के बाद आएगा किसके अंदर, आउटलेट के अंदर। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो गई, जब 9 महीने कंप्लीट हो गए, 9 महीने कंप्लीट होने के बाद जब लेबर स्टार्ट होगा तो लेबर के टाइम पे बच्चा क्या करेगा, यूट्रस से निकल के पेल्विस के अंदर आएगा। ठीक है, और यूट्रस से जब बच्चा पेल्विस की तरफ मूव कर रहा है तो बच्चे की क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। और यही जो बच्चे की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम, डिसेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? व्हाट इज डिसेंट, डिसेंट क्या होता है, बच्चे की जब बच्चे का 9 महीने का टाइम कंप्लीट हो गया यूट्रस में, तो जब बच्चा नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यानी यूट्रस से निकल के जब बच्चा पेल्विस के अंदर आ रहा है तो बच्चे की जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसेंट बोलेंगे। यस और नो, आई बात समझ में, डिसेंट क्या है। अब क्या होगा, देखो जो हमने बात करी थी इस्चियल स्पाइन के बारे में पढ़ा था, जब हम पेल्विस पढ़ रहे थे तो इस्चियल स्पाइन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, होना भी चाहिए। तो इस्चियल स्पाइन कहां होता है, तो इस्चियल स्पाइन होता है ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट के अंदर। किसके अंदर होगा इस्चियल स्पाइन, ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट के अंदर होगा। ये क्या है, इनलेट, उसके बाद कैविटी, ये कौन है, आउटलेट। कौन सा आउटलेट, ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट, और लास्ट में एनाटॉमिकल आउटलेट। ठीक है, तो जो इस्चियल स्पाइन है वो कहां होता है, ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट में होता है। तो जैसे अभी क्या बात की हमने, जैसे ही 9 महीने कंप्लीट होंगे, जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो बच्चा यूट्रस से निकल के किसके अंदर आएगा, पेल्विस के अंदर आएगा। क्यों आएगा पेल्विस के अंदर, ताकि बच्चे की डिलीवरी करवाई जा सके। तो अब बच्चा जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी बच्चा यूट्रस से कहां गया, इनलेट के अंदर आ गया, इनलेट से बच्चा आ गया किसके अंदर, कैविटी के अंदर, और कैविटी से बच्चा आ गया आउटलेट के अंदर। कौन से आउटलेट के अंदर, ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट के अंदर। और इस ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट के अंदर आके बच्चा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, अटक जाएगा। यानी जो इस्चियल स्पाइन है ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट के अंदर, जो इस्चियल स्पाइन प्रेजेंट है उस इस्चियल स्पाइन के लेवल पे बच्चा क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। ठीक है, और इस्चियल स्पाइन के ऊपर आके बच्चे का अटक जाना ही क्या कहलाएगा, एंगेजमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, एंगेजमेंट। अब प्रेगनेंसी के अंदर जब तक प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, जब तक ये बच्चा यहीं पे रहेगा। ठीक है, जब तक जो है वो लेबर पेन स्टार्ट नहीं होंगे, जब तक यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होंगे, जब तक मदर के थ्रू बियरिंग डाउन एफर्ट नहीं लगाए जाएंगे, तब तक बच्चा कहाँ रहेगा, इसी इस्चियल स्पाइन के ऊपर अटका हुआ रहेगा। आई बात समझ में, डिसेंट क्या था, बच्चे की जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही थी उसको हमने क्या बोला, डिसेंट। ठीक है, और इस्चियल स्पाइन के ऊपर आके बच्चे का अटक जाना, रुक जाना क्या कहलाएगा, एंगेजमेंट कहलाएगा। और बच्चा इस्चियल स्पाइन के लेवल पे ही रहेगा। कब तक रहेगा इस्चियल स्पाइन के लेवल पे, जब तक जो है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होते, जब तक मदर बियरिंग डाउन एफर्ट नहीं लगाएगी, तब तक बच्चा इस्चियल स्पाइन के लेवल पे ही रहेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक सभी को। तो डिसेंट क्या है और एंगेजमेंट क्या है, समझ में आ गया सभी को, यस और नो, यहाँ तक समझ आया या नहीं, आप लोगों को बताएं, समझ आया आप लोगों को। तो देखो डिसेंट और एंगेजमेंट आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, तो अब आप बताएं डिसेंट जो है, डिसेंट हो रहा है पहले या एंगेजमेंट हो रहा है, जवाब दें। पहले कौन सी प्रोसेस हो रही है, पहले डिसेंट हो रहा है, पहले एंगेजमेंट हो रहा है, पहले बच्चा नीचे की तरफ मूव कर रहा है या पहले बच्चा अटक रहा है, दोनों में से कौन सी मूवमेंट पहले होगी, जवाब दें। डिसेंट पहले होगा, वेरी गुड। पहले कौन सी मूवमेंट होगी बच्चे की, पहले बच्चा नीचे की तरफ मूव करेगा, तभी जाके बच्चे का क्या होगा, एंगेजमेंट होगा। यानी अगर हमें पहले एंगेजमेंट का पता लग जाए तो हमें डिसेंट करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत। ठीक है, अगर हमें ये पता लग गया कि बच्चे का एंगेजमेंट हो गया तो क्या हमें डिसेंट करने की जरूरत है, नहीं है। ठीक है, डिसेंट का पता करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर एंगेजमेंट हो गया तो डिसेंट भी पहले हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करें कि डिसेंट और एंगेजमेंट को कौन पता करते हैं। तो हमने पढ़ा था एक की हमारी तीसरी ग्रिप और एक की हमारी फोर्थ नंबर की ग्रिप। तो जो हमारी थर्ड नंबर की ग्रिप होगी वो पता करती है किसका, डिसेंट का। यानी जो एलपी थर्ड है ये जो है वो किसका पता करेगी, डिसेंट का पता करेगी। और जो एलपी फोर है वो किसका पता करेगी, एंगेजमेंट का पता करेगी। अगर हमें पता लग गया कि बच्चे की एंगेजमेंट हो गई, अगर पहले हमें पता लग जाता है कि बच्चे का एंगेजमेंट हो चुका है, तो क्या हमें डिसेंट पता करना है, नहीं करना है, क्योंकि अगर एंगेजमेंट हो गया तो इसका मतलब है डिसेंट भी पहले हो चुका है। आई बात समझ में सभी को यहाँ तक, यस और नो।
ओके देन क्या कितने वीक पे होगा? मैंने बताया डिसेंट का पता कब लगेगा? डिसेंट कब होगा? जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो ही डिसेंट होगा, ठीक है? जब 9 महीने कंप्लीट, जब प्रेगनेंसी के एंड में डिसेंट होना स्टार्ट होगा, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में डिसेंट होना स्टार्ट होगा, जब 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब एंगेजमेंट होगा बच्चे का, ठीक है? ओके, तो कुछ क्वेश्चन पूछिए जाए आप लोगों से, उसके बाद हम समझेंगे। तो क्लास से हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वायबिलिटी कौन से वीक पे जाके हम वायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वीक के ऊपर हम वायबिलिटी को डिक्लेयर करेंगे? जवाब दें, कौन से वीक पे जाके हम वायबिलिटी को डिक्लेयर करेंगे? कौन से वीक पे हम वायबिलिटी को डिक्लेयर करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, 22 वीक के हम 22 वीक के ऊपर हम वायबिलिटी को डिक्लेयर कर देते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कितने वीक से पहले बच्चे की डेथ हो जाए तो हम बोलेंगे अबॉर्शन है, ठीक है? कितने वीक से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो उसको हम अबॉर्शन डिक्लेयर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कितने वीक से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो हम डिक्लेयर करेंगे, कितने वीक से पहले अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो हम अबॉर्शन डिक्लेयर करेंगे? जवाब दें। सही आंसर है 22 वीक, सही जवाब है 22 वीक, 22 वीक से पहले, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 22 वीक के बाद अगर बच्चे की डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशन का नाम बताएं। अगर 22 वीक के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर तो उसको हम कौन सी कंडीशन डिक्लेयर करेंगे? बिल्कुल सही आंसर है, इंट्रा यूटेराइन डेथ बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 28 वीक के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 28 वीक के बाद मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, ठीक है? अगर 28 वीक के बाद मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बताऊंगी मैं अभी। अगर 28 वीक के बाद मरा हुआ बच्चा पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिल बर्थ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टर्म पीरियड? 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 बिल्कुल सही जवाब है, 37 से लेके 42 वीक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं टर्म पीरियड। क्या बोलेंगे? टर्म पीरियड बोलेंगे, ओके? उसके बाद नेक्स्ट बताएं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रीटर्म? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रीटर्म? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रीटर्म? ड्यूरेशन ऑफ प्रीटर्म, ओके, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट टर्म? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट टर्म? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पोस्ट टर्म? तो सबसे बिल्कुल सही जवाब उनका है जिन्होंने ये बताया है 42 वीक, और 42 वीक के बाद का जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं पोस्ट टर्म, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट टर्म। 42 और अबव 42 जो है वो है पोस्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी के लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम? जवाब दें। ग्रेविडा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल्ली का मतलब बताएं। नल्ली का मतलब बताएं, व्हाट इज नल्ली? ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का नाम बताएं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? इसका सही जवाब है लियोपोल्ड मैनुअल, लियोपोल्ड मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का पर्पस बताएं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का पर्पस पूछा है मैंने आप लोगों से, कल की क्लास में आप सो रहे थे सभी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? तो ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का पर्पस क्या है? फीटल पार्ट का आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? फीटल पार्ट का आइडेंटिफिकेशन करना पर्पस है किसका? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने का टाइम क्या होगा? व्हाट इज द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने का टाइम बताएं क्या होगा? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने का टाइम क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है 28 वीक, ठीक है? टाइम क्या है इसका? 28 वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए ब्लैडर का स्टेटस क्या होगा? ब्लैडर भरा हुआ होगा या ब्लैडर खाली यूज करेंगे? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए ब्लैडर का स्टेटस बताएं। ब्लैडर खाली होना चाहिए या ब्लैडर भरा हुआ होना चाहिए?
ठीक है, ओके बिल्कुल सही है। ब्लैडर जो है क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए मैट्रनल पोजीशन बताएं। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए मैट्रनल पोजीशन बताएं। मदर को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे हम? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए मदर को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी? ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म करने के लिए मदर को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी? और सही जवाब है क्या? डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी? डोर्सल रिकमेंड पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एग्जामिनर? ठीक है, एग्जामिनर की पोजीशन बताएं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एग्जामिनर? एग्जामिनर की पोजीशन क्या होगी? एग्जामिनर की पोजीशन बताएं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एग्जामिनर? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एग्जामिनर? अच्छा, तो मतलब जब एग्जामिनर ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप परफॉर्म कर रहा है तो चारों ग्रिप परफॉर्म करते टाइम अकॉर्डिंग टू ऐश्वर्या, चारों ग्रिप परफॉर्म करते टाइम एग्जामिनर जो है वो पेशेंट के फेस की तरफ देखता रहेगा, है ना, ये बात है। ठीक है, एक दूसरे का देख के फिर आंसर नहीं देना है, जो आपने समझा है, आपने पढ़ा है वो आंसर देना है। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देना है, खुद के मन से जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप? जो पहली ग्रिप है उसका दूसरा नाम क्या होगा? पहली ग्रिप का दूसरा नाम बताएं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फर्स्ट ग्रिप? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फर्स्ट ग्रिप? पहली ग्रिप का दूसरा नाम बताएं। बिल्कुल सही जवाब है, पहली ग्रिप का दूसरा नाम क्या होगा? फंडल ग्रिप। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? फंडल ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी के जैसा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेकंड ग्रिप? जो सेकंड ग्रिप है, सेकंड ग्रिप का अदर नेम बताएं क्या होगा? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेकंड ग्रिप? अम्बिलिकल ग्रिप या फिर लेटरल ग्रिप? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड ग्रिप जो है उसका कॉमन पर्पस क्या होगा? लियोपोल्ड फर्स्ट और लियोपोल्ड सेकंड का कॉमन पर्पस क्या होगा, क्या पता करना? व्हाट इज द कॉमन पर्पस ऑफ लियोपोल्ड फर्स्ट एंड लियोपोल्ड सेकंड? ओके बिल्कुल सही जवाब है, लाई और प्रेजेंटेशन का पता करने के लिए। ठीक है, लाई और प्रेजेंटेशन का पता करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लियोपोल्ड थर्ड? 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 ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब सुनना, अब देखो लियोपोल्ड थर्ड और लियोपोल्ड फर्स्ट फोर्थ के बारे में सुनना। सबसे पहले बात करें लियोपोल्ड थर्ड की। तो अगर हम बात करें लियोपोल्ड थर्ड की, ये यूट्रस है, ये पेल्विस है, इसके अंदर बच्चा होगा और हाथ की डायरेक्शन किस तरीके से होगी? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या किया जाएगा? लियोपोल्ड जो थर्ड है, जो तीसरी पेल्विक ग्रिप है, तीसरी पेल्विक ग्रिप जो है किसका पता बताती है? डिसेंट का पता करवाती है। और डिसेंट को पता करने के लिए जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर का हाथ कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, पेल्विस से और पेल्विस और यूट्रस के बीच में जो क्या होगा? एग्जामिनर का हाथ होगा और इससे जो है वो डिसेंट का पता किया जाएगा कि बच्चा जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ठीक है, और जब डिसेंट चेक कर रहे हैं, यानी जब तीसरी ग्रिप चेक कर रहे हैं, जब एग्जामिनर डिसेंट चेक करेगा तो डिसेंट चेक करते टाइम जो एग्जामिनर का हाथ है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी, लेकिन हाथ कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। आई बात समझ में? एग्जामिनर की जो एग्जामिनर का फेस है वो किधर होगा? पेशेंट के फेस की तरफ होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, लेकिन जो हाथ है वो कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। यूट्रस के ऊपर की तरफ ना होगा, हाथ कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। आई बात समझ में? तो जो तीसरी ग्रिप है वो किसका पता करवाती है? डिसेंट का पता करवाती है। और डिसेंट का पता करवाने के लिए एग्जामिनर का हाथ कहां होगा? पेल्विस के ऊपर होगा और थोड़ा सा जो फिंगर्स होंगे वो यूट्रस के ऊपर होगी, जिससे पता लगेगा कि बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चौथी ग्रिप की। ठीक है, जो हमारी फोर्थ नंबर की ग्रिप है, ये फोर्थ नंबर की ग्रिप किसका पता करवा रही है? तो फोर्थ नंबर की ग्रिप से हमें एंगेजमेंट का पता लग रहा है। ठीक है, किसका पता लग रहा है? एंगेजमेंट का पता लग रहा है। तो ठीक है, एंगेजमेंट समझेंगे कि बच्चे का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं है, हुआ है वो चेक करेंगे। ठीक है, बच्चे का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करेंगे। तो ये कैसे चेक करते हैं? तो वो समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, दो टर्म होती है। ठीक है, दो टर्म होती है, एक टर्म होती है कन्वर्जन, एक टर्म होती है डाइवर्जन। दोनों टर्म समझना पहले आप लोग, कन्वर्जन क्या है और डाइवर्जन क्या है ये समझना। ठीक है, सुनिए, हाथ जो है वो पेल्विस और क्या होगा? पेल्विस के और जो है किसके? यूट्रस के बीच में होगा। ठीक है, पेल्विस पे होगा। अगर जो बच्चा नीचे की तरफ आ रहा होगा तो बच्चा जो यूट्रस की साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बच्चा नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो जब बच्चा नीचे की तरफ आता है तो यूट्रस की जो साइज होगी वो भी कम हो जाएगी और बच्चा नीचे फील होगा। ठीक है, नीचे अगर बच्चा फील होता है इसका मतलब डिसेंट हो रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें एंगेजमेंट की, तो एंगेजमेंट का कैसे पता करेंगे हम? तो उसके लिए पहले हमें दो टर्म समझनी पड़ेगी, एक होती है कन्वर्जन और एक होती है डाइवर्जन। ठीक है, हम बात करें कन्वर्जन क्या होता है और डाइवर्जन क्या होता है। ठीक है, जब हम हाथों की मूवमेंट करते हैं, देखो अगर कन्वर्जन वो होगा जिसके अंदर हाथ पास पास आ रहे हैं, अगर हाथ पास पास आ रहे हैं दोनों हाथ, ठीक है, जो हमारी थर्ड ग्रिप थी उसके अंदर कितने हाथ यूज हुए थे? एक हाथ यूज हुआ था। और जो चौथी ग्रिप होगी इसके अंदर कितने हाथ यूज होंगे? दोनों हाथ यूज होंगे। ठीक है, जो फोर्थ ग्रिप है, फोर्थ ग्रिप के अंदर हम क्या करेंगे? फोर्थ ग्रिप के अंदर अगर जो है दोनों हाथ, जब हम एग्जामिनर एग्जामिनेशन कर रहा है तो एग्जामिनेशन करते टाइम अगर दोनों हाथ पास पास में आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन। क्या है? कन्वर्जन है। ठीक है, और अगर दोनों हाथ पास पास आके दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों हाथ दूर दूर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम डाइवर्जन। दोनों हाथ का पास पास आना कन्वर्जन और दूर दूर जाना डाइवर्जन। ठीक है, अब एंगेजमेंट का कैसे पता लगेगा हमें वो समझना। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता लग गया? इस स्पाइन के अंदर बच्चे का आके अटक जाना ही क्या कहलाएगा? एंगेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, इस स्पाइन के ऊपर आके बच्चे का अटक जाना, बच्चे का रुक जाना ही क्या कहलाएगा? एंगेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ देखना। ठीक है, इस तरीके से बच्चा, एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है। ठीक है, तो देखो जब जो LP4 है, जो फोर्थ ग्रिप है, वो हमें ये बताएगी या तो बच्चे का एंगेजमेंट हो चुका है या फिर बच्चे का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। और जब हम चौथी नंबर की ग्रिप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, सिंगल हैंड यूज नहीं करना है, दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे हम LP4 जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे पता लगेगा? अगर जो है ये जो इमेज है वो बता रही है कि बच्चे का एंगेजमेंट हो गया। ठीक है, और ये इमेज बता रही है बच्चे का एंगेजमेंट नहीं हुआ है, नो एंगेजमेंट और यस एंगेजमेंट। ठीक है, अगर बच्चे का एंगेजमेंट हो गया तो ये, और बच्चे का एंगेजमेंट नहीं हुआ तो इस तरीके से। तो जब बच्चे का एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, जो है एग्जामिनर है, ये सपोज करो ये पेशेंट लेटा हुआ है, इधर एग्जामिनर है। ठीक है, एग्जामिनर खड़ा है इधर पेशेंट के राइट साइड में और एग्जामिनर क्या करेगा? दोनों हाथों का यूज करेगा और एग्जामिनर का जो फेस होगा वो पेशेंट के फीट की तरफ होगा। अब एग्जामिनर को क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि जो है
जो सॉरी बच्चे का एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अब एग्जामिनर अपने दोनों हाथों पर रखेगा, यूट्रस के नीचे वाले पोर्शन पे रखेगा। जब यूट्रस के नीचे वाले पोर्शन पे एग्जामिनर अपने दोनों हाथ रखेगा, दोनों हाथ रखने पे अगर जो धीरे-धीरे नीचे की तरफ लेके जाएगा, अगर दोनों हाथ पास-पास में आ रहे हैं, इसका मतलब है एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और नीचे हाथ रखने पे आगे की तरफ मूवमेंट करने पे अगर दोनों हाथ पास-पास में ना कि दूर-दूर जा रहे हैं, इसका मतलब बच्चे का एंगेजमेंट हो गया है। आई बात समझ में? यस और नो? पहली चीज एग्जामिनर राइट साइड में खड़ा है, एग्जामिनर का जो फेस होगा वो पेशेंट के फेट की तरफ होगा। जब एग्जामिनर बच्चे को असेस करेगा, तो चोटी परफॉर्म करेगा, तो अगर दोनों हाथ पास-पास में आ रहे हैं, यानी कन्वर्जन हो रहा है, मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर दोनों हाथ दूर-दूर जा रहे हैं, मतलब डाइवर्जन हुआ है, तो एंगेजमेंट हो गया है। यस और नो? समझ में आया यहां तक सभी को? व्हाट इज एंगेजमेंट होने पे क्या फील होगा और कन्वर्जन एंगेजमेंट नहीं होने पे क्या फील होगा? यस और नो? जवाब दे, समझ में आया नहीं? लिखिए फिर इसको, ठीक है। अब हेडिंग बनाना आप लोग, एलपी थर्ड, लियोपोल्ड थर्ड, ठीक है। और इसके अंदर लिखना ऑल्सो नोन एज सेकंड pelvic grip, ऑल्सो नोन एज सेकंड pelvic grip। उसके बाद लिखना पर्पस, और पर्पस के अंदर लिखना टू आइडेंटिफाई द डिसेंट ऑफ फीटस, ठीक है। फीटस का डिसेंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, इट इज परफॉर्म आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट के कंफर्मेशन के बाद ही हमें ये परफॉर्म करना है। इफ एंगेजमेंट अकर देन नो नीड टू परफॉर्म थर्ड ग्रिप, ठीक है। एक और पॉइंट लिखना है इसके अंदर, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ सिंगल हैंड एंड नो नीड सॉरी मोस्ट अनकंफर्टेबल ग्रिप, ठीक है। लिखें इसको, ऑल्सो नोन एज सेकंड pelvic grip। इसके आगे को लिख लें एंड pelvic grip, ये भी लिखें pelvic grip। सेकंड pelvic grip है, इसको हम सेकंड pelvic grip बोलते हैं, ठीक है। उतार लें फटाफट इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना, एल की फोर्थ, और इसके अंदर लिखना ऑल्सो नोन एज फर्स्ट pelvic grip एंड ट्रू pelvic grip एंड ट्रू pelvic grip। नेक्स्ट इसका पर्पस होगा टू आइडेंटिफाई द एंगेजमेंट ऑफ फीटस, एंगेजमेंट ऑफ फीटस, बच्चे की अगर हमें एंगेजमेंट पता करनी है। और इसके अलावा जो फोर्थ नंबर की ग्रिप है, एंगेजमेंट के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी वो देती है। आंसर दिया तो सही मैंने, अच्छा ओके साक्षी, अभी जैसे उसके बाद देती हूँ मैं, नली और नली पैर वाला ना, अभी उसके बाद आंसर करती हूँ मैं आपको। इसके बाद ये हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाती है, इससे हमें प्रेजेंटेशन का भी पता लगता है, लाइक का भी पता लगता है, प्रेजेंटिंग पार्ट का, डिनोमिनेटर का, पोजीशन का, एटीट्यूड का, सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी हमें। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है, वो लिख लेना। इट आल्सो प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इट आल्सो प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक, और वो क्या है, एक एक करके लिखना। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट का, एटीट्यूड का, पोजीशन का और डिनोमिनेटर का, इन सबकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमें किससे, बाय द हेल्प ऑफ फोर्थ ग्रिप। वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है, लिखें इसको आप लोग। लिखिए सभी ने, ओके। अब आगे लिखना,
कंफर्टेबल ग्रिप है ये, कंफर्टेबल ग्रिप। और कंफर्टेबल ग्रिप के बाद लिखा नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन ऑफ फीट is towards the hand. First time direction of hand is towards the maternal feet, लिखें इसको। लिखा। ये लिखने के बाद क्या लिखना है आपको, बीच में हेडिंग बनाएं इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। जस्ट डाइवर्जन, अगर यस इंगेजमेंट है या नो इंगेजमेंट है, ठीक है। तो क्या लिखना है आपको, अगर इंगेजमेंट हुआ है मतलब कि डाइवर्जन है, और अगर इंगेजमेंट नहीं हुआ है मतलब कि क्या हुआ हो रहा है, हाथों का कन्वर्जन हो रहा है। अगर इंगेजमेंट होगा तो हाथों का डाइवर्जन होगा, और अगर इंगेजमेंट नहीं होगा तो हाथों का